व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। सो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले कुछ दिनों से थर्मोडायनेमिक्स में एक बड़े खतरनाक प्यारे प्यारे गुलगुले से और चुनु मुनु से टॉपिक पर अटके हुए हैं, जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। क्या नाम है इसका? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जो एनवायरनमेंट में हमारे आसपास अपने आप हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो पता लगाया गया कि यार ये रिएक्शन अपने आप क्यों हो रही है। तो पता लगाया जाने लगा कि यार ये रिएक्शन अपने आप क्यों हो रही है। तो एक रीजन हमारे पास में समझ में आया कि यार हो ना हो ये इंथैल्पी चेंज की वजह से हो रही होगी। और इंथैल्पी चेंज भी कैसा? हमेशा नेगेटिव। मतलब इंथैल्पी रिलीज होगी, यानी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और अपने डेल्टा एच को नेगेटिव दिखा रहा होगा। मतलब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सब इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। मतलब बेसिकली रिएक्शन जो है वो कूलिंग की तरफ आगे बढ़ी। जैसे गर्म चाय का ठंडा होना, तो जब गर्म चाय थी यानी जब वो रिएक्टेंट थी, जब वो गर्म थी तब उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, उसमें हीट ज़्यादा थी। बाद में वो ठंडी चाय में बदल गई, ठंडी चाय में बदल गई तो गर्म से ठंडी हो गई, यानी कूलिंग हो गया। और गर्म से ठंडी कैसे हुई? जो भी एक्स्ट्रा हीट थी वो सब उसने बाहर सराउंडिंग में छोड़ दी, इसलिए उसकी इंथैल्पी नेगेटिव हो गई। लेकिन फिर बाद में देखा कि अरे यार, हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। पानी का भाप बन के उड़ जाना भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन भाप बनने के लिए पानी को एनर्जी, इंथैल्पी, हीट अब्जॉर्ब करनी होती है और वो अब्जॉर्प्शन की वजह से वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है। मतलब हमेशा ये केस पॉसिबल नहीं है, कभी कभी हीटिंग की वजह से भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। तो फिर क्या करें? मतलब एक दूसरा फैक्टर निकाला गया जिसको बोला गया एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज जिसको डिनोट किया गया डेल्टा एस से। इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रैंडमनेस। इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रैंडमनेस, यानी रिएक्शन कितनी रैंडमली हो रही है। रिएक्शन होने के बाद यानी रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट की रैंडमनेस ज्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है तो उसके पार्टिकल पास 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 जमे हुए हैं, मतलब वो बिखरे बिखरे नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉपरली जमे हुए हैं। लेकिन नेचर को जमी हुई चीजें पसंद नहीं है, उनको ऐसी चीजें पसंद है जो बिखरी हुई हो, ऑर्डरलेस हो, तितर बीतर हो। तो ये रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट की रैंडमनेस ज्यादा है। सॉलिड लेस रैंडम होता है और तुम्हारा प्रोडक्ट जो तुम्हारे वेपर्स होते हैं बेसिकली वो बहुत ज्यादा हाई रैंडम होते हैं, उनके पास रैंडमनेस बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब ऐसे केसेस में रैंडमनेस हमेशा क्या पाई जाती है? पॉजिटिव। मतलब अगर आपको एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस दिखाना है तो आपको उसकी एंट्रोपी हमेशा क्या दिखानी होगी? पॉजिटिव। लेकिन गाइस, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये आपको बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात समझना, आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, कहां पर? लेबोरेटरी के अंदर। अब लेबोरेटरी के अंदर आप जो रिएक्शन कर रहे हो वो ओपन फ्लास्क में हो रही होगी, खुली तपेली में, खुले बीकर में। अब आपने क्या करा? उसके अंदर एक रिएक्शन करना चालू करी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है और इस वजह से बीकर आसपास का गर्म हो रहा है, मतलब वो रिएक्शन छोड़ रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ओपन फ्लास्क में होने की वजह से उसके जो वेपर्स बन रहे होंगे वो एनवायरनमेंट में लॉस हो रहे होंगे। मतलब खुला होने की वजह से उसकी रैंडमनेस भी बढ़ रही होगी। मतलब केमिस्ट्री के अंदर जब हम रियल लाइफ में ये चीज करने जाते हैं
तो ऐसी कई रिएक्शंस होती है जिसमें एंट्रोपी चेंज और इंथैल्पी चेंज एक साथ हो रहा होता है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि भाई कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसमें या तो आप इंथैल्पी देख लो या तो आप एंट्रोपी देख लो, या तो आप एंट्रोपी देख लो या तो आप इंथैल्पी देख लो। लेकिन बेटा रियल लाइफ में क्या होता है, ये दोनों चीजें एक साथ होती है। कभी कभी किसी रिएक्शन की इंथैल्पी भी घट रही होती है और उसकी रैंडमनेस भी बढ़ रही होती है। तो हम लोग हर बार सिर्फ इंथैल्पी और एंट्रोपी को देखकर ये नहीं एग्जैक्ट पता लगा सकते कि यार ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। तो प्रॉब्लम तो जहां से चले थे वहीं पर अटक गए कि अब तो ना तो इंथैल्पी बता पा रही है ना एंट्रोपी बता पा रही है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर कई ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें दोनों चीजें एक साथ घटती है। इसीलिए हम लोगों ने एक नया एनर्जी फैक्टर निकाला जिसे नाम दिया गया गिब्स एनर्जी, या कुछ कुछ किताबों में आपको ये गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, एंड चेंज इन गिब्स एनर्जी। आज के टॉपिक में हम लोग गिब्स एनर्जी और चेंज इन गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज की क्लास में इस टॉपिक में गिब्स एनर्जी को ध्यान से समझेंगे कि यार ये गिब्स एनर्जी क्या होती है, ये गिब्स एनर्जी क्या होती है और चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होता है। देखो मेरा एक अलग ही फंडा है गिब्स एनर्जी समझाने का। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा हम लोग बैंक की तरफ चलते हैं। मैं एक बैंक गया और उस बैंक में मैंने जाकर बोला कि मुझे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्रेविटी सर्कल का एक अकाउंट खोलना है। कैसा अकाउंट प्यारे बच्चों? करंट अकाउंट। एक्चुअली क्या होता है, बैंक में दो तरीके के अकाउंट चलते हैं, एक सेविंग्स और एक करंट। सेविंग्स जो अकाउंट होता है वो किसी पर्सनल आदमी का हो सकता है। अगर मृत्युंजय पंड्या का खाता खोलना है तो तुमको पर्सनल खाता खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पर्सनल इंसान हूं, उसमें मेरी सैलरी आएगी, मेरे पर्सनल खर्चे आएंगे, तो उसको बोलेंगे सेविंग खाता। और एक होता है करंट अकाउंट। ये किसी पर्सनल इंसान का नहीं होता, ये पूरे ग्रुप का होता है। मतलब इसके अंदर हमारे एप्लीकेशन का, हमारे प्लेटफॉर्म का, हमारे यूट्यूब का जितना पैसा आएगा वो सब इसमें आएगा। फिर इसमें से हम हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह वगैरह देंगे और पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा। तो ग्रेविटी सर्कल का हमेशा करंट अकाउंट खोलना होता है। तो मैं भैया गया बैंक में और मैंने बोला कि मुझे एक करंट अकाउंट खोलना है। बैंक ने बोला हाँ हाँ आइए 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 पधारिए, आपका हम अकाउंट खोल देते हैं। उनने मेरे से सारी डिटेल्स वगैरह मांगी, मैंने सारे पेपर वगैरह दिए और बैंक ने बोला आपका करंट अकाउंट खुल चुका है। मैंने कहा अरे वाह इतना जल्दी? हाँ। उनने बोला लाइए पैसे जमा कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला, मेरे हाथ में थे 20,000 रुपये। तो मैंने क्या करा, 20,000 रुपये इस खाते में पहले दिन डिपॉजिट कर दिए। अब मैं हो गया कंगाल, टाइम टाइम फीस मेरी जेब खाली, क्योंकि मैंने सारा पैसा बैंक में डाल दिया। चलो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास में कैश पड़ा हो या बैंक में पड़ा हो बात एक ही है। अब मैं नेक्स्ट डे बैंक गया और मैंने बोला यार मुझे बहुत ज़रूरी एक काम आन पड़ा है, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया, मुझे एक को पेमेंट करना है, मुझे वापस से आप 20,000 रुपये निकाल के दे दीजिए। तो बैंक वाले ने बोला ऐसे कैसे, अच्छा हलवा है क्या, बारात में आया है क्या, भक्त। मैंने बोला अबे क्या बात कर रहा है, साला मेरा पैसा मेरे को नहीं दे रहा तू। तो बैंक वालों ने बोला अबे तेरा अकाउंट कैसा है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का एक रूल होता है कि करंट अकाउंट में आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, 5,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। मतलब आपको इस खाते में से पैसे निकालने की सुविधा तो है, लेकिन मिनिमम इतना, इससे ज्यादा अगर पैसे निकाल लिए तो आपको लगेगा टैक्स, आपको लगेगी पेनल्टी, आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 20,000 रुपये निकाल लूंगा तो मेरे खाते में हो जाएंगे 0 रुपीस, और 0 रुपीस मतलब बैंक लगा देगा मुझ पर चार्ज, मुझ पर पेनल्टी, फाइन। तो जब अगली बार मैं पैसा भरूंगा तो बैंक उसमें से 1,000 रुपये पेनल्टी के काट लेगा। मतलब मैं 10,000 रुपये जमा करूंगा तो 9,000 रुपये मेरे पास में दिखेंगे, बैंक 1,000 रुपये काट लेगा।
मतलब मुझे इतना बैलेंस मेंटेन करना है। तो अब मैं मेरे खाते में से मेरा पैसा मेरे यूज में कितना आएगा, ओनली 15,000 रुपीज, क्योंकि 5,000 तो मुझे बैंक के अंदर रखना पड़ेगा। तो मेरा पैसा मैं कितना यूज कर पाया, 15,000। मेरे पास में टोटल कितना पैसा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेरे पास में कितना पैसा है, 20,000, लेकिन मैं यूज कितना कर पा रहा हूं, 15,000। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस चीज से क्या समझ में आया, इस चीज से क्या समझ में आया? 2 मिनट दिमाग लगा के सोचो। अभी तक आपको मैंने स्पॉन्टेनिटी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब समझा दिया है। तो आपको क्या दिख रहा है, यह मेरे पास में अवेलेबल पैसा कितना है, 20,000, लेकिन मैं उसमें से यूज कितना कर पा रहा हूं, 15,000। तो ये क्या सिखाया मैंने, जरा सोचो। 5 मिनट का टाइम लो, वीडियो पॉज करो, सोचो। ये क्या आप इसको थर्मोडायनेमिक्स से किसी चीज के साथ लिंक कर सकते हो, जरा सोच के देखो। मतलब एक बॉडी के पास, एक रिएक्शन के पास, या इस दुनिया में कोई भी एक सिस्टम है उसके पास भले ही अवेलेबल एनर्जी इतनी दिख रही हो, लेकिन वो पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता वर्क करने के लिए, वो पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता काम करने के लिए। तो गिब्स एनर्जी आपको बताता है कि अवेलेबल एनर्जी में से उसके पास में यूजफुल एनर्जी कितनी है। भाई ये एनर्जी उसके लिए होते हुए भी किसी काम की नहीं है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करूं, मेरी बॉडी में एनर्जी है, मैं अभी खाना वाना मस्त ठूस के आया हूं, मेरी बॉडी मेरे को खूब एनर्जी दे रही है, तो मैं अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब मैं थक जाऊंगा तो क्या मैं बिल्कुल बेहोश होकर जमीन पे गिर जाऊंगा, फिर मेरे घर वाले मेरे को उठाएंगे, मेरे मुंह में खाना ठूसेंगे, मेरे को थोड़ा सा पानी वानी पिलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, फिर मेरे में एनर्जी आ जाएगी, फिर मैं पढ़ाने लगूंगा, फिर गिर जाऊंगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या होता है, जब हम थक जाते तो हम बोलते हैं मैं तो थक गई भाई सा। हंसा, प्रफुल्ल प्रफुल्ल तू तो गधा है, गधा। मतलब आप बोलते हो भाई मैं थक गया, अब मेरे से नहीं होगा, जाकर बैठ जाते हो, ऐसे टांग ऊंची करके मोबाइल चलाने लग जाते हो, फिर ठूस लेते हो। मतलब मोबाइल चलाना, ठूसना, बैठे रहना या कुछ भी नहीं करना, ऐसे बैठे हो तो भी तुम बैठे हो, होश में हो, मतलब तुम्हारी बॉडी में फिर भी एनर्जी स्टोर्ड है। आप कोई काम करते हो तो आप आपकी बॉडी का पूरा 100% एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, आप सिर्फ उतनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हो जो यूजफुल है, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो गिब्स एनर्जी क्या बताती है? गिब्स एनर्जी बताती है कि एक सिस्टम के अंदर या एक बॉडी के अंदर या किसी भी एक प्रोसेस के अंदर अवेलेबल एनर्जी में से आप कितनी एनर्जी यूज कर सकते हो। तो व्हाट इज गिब्स एनर्जी? सो गिब्स एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, गिब्स एनर्जी is the amount of energy that can be used, or we can say Gibbs energy is the useful energy, is the useful energy। समझ में आ रही है बात आपको? और the available energy, or the available energy which can be used to complete a process। एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है? अवेलेबल मतलब आप कितनी एनर्जी उसमें से यूज कर सकते हो। अवेलेबल एनर्जी में से आप कितनी एनर्जी यूज कर सकते हो, वो बताती है ये गिब्स फ्री एनर्जी। क्या ये पॉइंट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? समझ में आ रही है आपको बात? तो व्हाट इज गिब्स एनर्जी? एक एनर्जी
एक सिस्टम की कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू यूज द यूजफुल एनर्जी। समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दैट इज गिब्स एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू H माइनस TS। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज G? G का मतलब है आपकी गिब्स एनर्जी। व्हाट इज H? H बोले तो इंथैल्पी, यानी उस सिस्टम की टोटल इंथैल्पी कितनी है, उस सिस्टम के पास टोटल कितनी इंथैल्पी है, उसमें से एंट्रोपी को माइनस कर दीजिए आप। क्योंकि एक सिस्टम को स्पॉन्टेनियस वर्क करने के लिए उसकी रैंडमनेस को बढ़ाना होता है, और रैंडमनेस यानी ये रैंडमली भागना पार्टिकल्स का, ऐसे 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 ऐसे। तो अभी मैं ऐसा खड़ा हूं, मतलब मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में खड़ा हूं, या मैं ऐसा खड़ा हूं, आई एम ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन मेरे को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी, इंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो मैंने उसमें से कितनी इंथैल्पी निकाल ली खुद की एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए, तो वो इंथैल्पी में से माइनस कर दो। मतलब तुमको दिख रहा है कि सर के पास में 100 रुपए हैं, लेकिन 100 रुपए में से 10 रुपए मुझे इसको मुजरा करने के देने पड़ेंगे, टिकटॉक वाले को। इसको मुझे रैंडमनेस बढ़ाने के लिए 10 रुपए तो मुझे इसको देने पड़ गए। तो क्या मेरे पास में 100 रुपए बचे? नहीं, 10 रुपए तो इसने ले लिए। और टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, यानी ये कितने टेम्परेचर पे काम चल रहा है। समझ रहे आप बात को? तो जब आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो जो आपको नेट रिजल्ट मिलेगा, जो आपको नेट रिजल्ट मिलेगा वो होगा G। समझ में आ रही? तो G इंथैल्पी में से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एंट्रोपी ने कितनी इंथैल्पी यूज कर ली खुद की एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, एंट्रोपी ने या सिस्टम ने कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली अपनी रैंडमनेस बढ़ाने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में से। तो टोटल इंथैल्पी में से एंट्रोपी को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो गिब्स एनर्जी के बराबर होगा, वो यूजेबल एनर्जी होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द चेंज इन गिब्स एनर्जी, तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है, दैट इज डेल्टा जी, यानी प्रोसेस की शुरुआत में कितना, प्रोसेस के बाद में कितना, इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही लेकर चल रहे हैं, वो तो कभी चेंज हो ही नहीं रहा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपका गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला बनता है। इसको जरा अच्छे से लिख लो, फिर मैं आपको गिब्स एनर्जी को और अच्छे से समझाता हूं। पहले जरा इसके डेफिनेशंस को और इसके फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लिख लो, फिर मैं आपको ये डिराइव करके बताऊंगा, ये मैं आपको मैथमेटिक्स की मदद से प्रूफ करके बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि गिब्स एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूजफुल। यानी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दैट गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज द यूजफुल एनर्जी, वो एनर्जी जो यूज की जा सकती है। हम सिर्फ वो एनर्जी की यहां पर बात कर रहे हैं जो यूज करने के लिए एक बॉडी के अंदर अवेलेबल है, जो वेस्ट हो रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्की बात? अब इसको जरा नोट कर लीजिए। ओके मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो और मेरा रसगुल्लो ठीक है, अच्छा ओके, मैं आपको डेल्टा जी का यूनिट भी यही लिखवा देता हूं ताकि आपको फाइनली कोई लोड ना रहे। जूल्स पर मोल, खत्म बात, जूल्स पर मोल। ठीक है, देखो क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होती है, जूल्स पर मोल, एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होती है, जूल्स पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर होता है केल्विन। तो केल्विन से एंट्रोपी का पर केल्विन कट गया, तो यहां पर भी क्या बचा, जूल्स पर मोल, यहां पर भी क्या बचा, जूल्स पर मोल। तो ऑब्वियसली उसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल्स पर मोल। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें।
तो गाइज अब हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रॉपर और एक अच्छा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिससे यह बात प्रूफ हो सके कि ये जो गिब्स दादा की एनर्जी है ये यूजफुल एनर्जी क्यों है। तो प्यारे बच्चों आप एक केस इमेजिन करो, लेट्स से एक केस इमेजिन करते हैं हम लोग जिसमें हम लोग जो वाटर होता है हम इस वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं ताकि ये दो चीज में टूट जाए, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब प्यारे बच्चों यहां पर आप एक बात देखना, इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा होगा। एक तो ऐसा वर्क जिसको मैं नॉन एक्सपांशन लिख रहा हूं, या आप इसको नॉन मैकेनिकल वर्क भी बोल सकते हो। ये क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। और दूसरा वर्क हो रहा होगा वर्क एक्सपेंशन, और इसको आप लोग मैकेनिकल वर्क भी बोल सकते हो। देखो समझना बात को, बड़े आराम से आ जाएगा। नॉन एक्सपेंशन या नॉन मैकेनिकल वर्क आपको दिख नहीं रहा है, मतलब करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो वर्क इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करने के काम में आ रहा है, वो वर्क हमें दिख थोड़ी रहा है, वो तो अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक ऐसा वर्क किया जा रहा है जिसकी वजह से कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ एक केमिकल बदलाव आ रहा है। मैकेनिकल यानी जो मैकेनिकली आपको होता हुआ दिखे, फिजिकली होता हुआ दिखे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वाटर टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और यह चीज केमिकली हो रही है। तो इसे हम नॉन मैकेनिकल या नॉन एक्सपेंशन बोलेंगे। अब सर एक्सपेंशन वर्ड का तो मतलब वो ऐसे एक्सपैंड होना होता है। हाँ, तो आप देखो इस केमिकल रिएक्शन में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा तो यहां पर आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन यहां पर ये दोनों तुम्हारे गैसियस फॉर्म में, और हम लोग जानते हैं गैसेस हमेशा क्या करती है, एक्सपैंड करती है। तो दूसरा वर्क इन गैसेस के द्वारा लगाया जाएगा, इन गैसेस के थ्रू लगाया जाएगा। जब ये बनेगी तो ये एक्सपैंड करेगी, जब ये एक्सपैंड करेगी तो इनके द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, इनके द्वारा इस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक्सपेंशन वाला वर्क होता है, वर्क डन एक्सपेंशन या मैकेनिकल, इसको हमेशा प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गैस बनेगी इनके द्वारा प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये सब रूम टेम्परेचर पे बन रही है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बन रही है। तो प्रेशर तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगी इनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो जब ये गैस प्रेशर लगाएगी और इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क एक्सपेंशन हो जाएगा। मतलब आप देखो जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपको दो टाइप के वर्क दिख रहे हैं। पहला वर्क जो दिख नहीं रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है, और उस वर्क का सिर्फ एक ही काम है, मैं आऊंगा, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा और मेरा काम खत्म। मैं लाइमलाइट में नहीं आऊंगा, मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं दिखूंगा नहीं, मैं आऊंगा, अपना काम करूंगा और निकल लूंगा। लेकिन दूसरा वर्क क्या है, यह मार्केटिंग वाला वर्ल्ड है, यह सोशल मीडिया वाला वर्क है। यह आएगा और दिखेगा कैसे, सिस्टम एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर लगने लगेगा। तो दो तरीके के वर्क आपको यहां पर होते हुए दिखाई देंगे। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या ये दो तरीके के वर्क बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए मेरे प्यारे बच्चों को? ठीक है, अच्छा, हमारा मेजर पर्पस क्या है? गिब्स एनर्जी के बारे में बातचीत करना। गिब्स एनर्जी क्या है? ये वो एनर्जी है जो कि यूजफुल है, वो एनर्जी जो हम यूज कर सकते हैं एक प्रोसेस को करने के लिए। मतलब वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए जो वर्क चाहिए वो गिब्स एनर्जी है। समझ में आ रही है बात आपको? तो हमें यह देखना है कि गिब्स एनर्जी क्या होती है इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू
Q माइनस डब्ल्यू, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। अब यहां पर इस कंडीशन में आपके पास में दो तरीके के वर्क है, तो मैं यहां पर दोनों वर्क लिख देता हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन माइनस डब्ल्यू एक्सपेंशन। एक काम करते हैं, Q को यही रहने देते हैं, इन दोनों W को उधर ले आते, W W, तो ये हो जाएगा W प्लस वर्क डन एक्सपेंशन का मतलब मैं ऐसा लिख दूं P डेल्टा V, तो ये हो जाएगा P डेल्टा V प्लस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का डाउट ना? एक बात आप लोग सब जानते हो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो क्यों ना इसकी जगह डेल्टा H लिख दिया जाए। और एक चीज हम लोग जानते हैं फ्रॉम एंट्रोपी, भाई ये इंथैल्पी हो गया। गिब्स एनर्जी में दो चीजें काम में आती है, एक इंथैल्पी चेंज और एक एंट्रोपी चेंज। सो एंट्रोपी चेंज क्या होता है? Q अपॉन T। तो अगर मैं Q को यहां लिख दूं ऐसा और T को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा T डेल्टा S। तो ये दो फॉर्मूलेस मैं वहां पर रख देता हूं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह मैं लिख देता हूं डेल्टा H प्लस वर्क डन विच इज नॉन एक्सपेंशन वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क ये वाला जो होता हुआ नहीं दिख रहा, और Q की जगह क्या आ जाएगा? T डेल्टा S। इसको यही रहने दो, वर्क डन को उधर ले जाओ, या एक काम करो H को उधर ले जाओ, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देखो डेल्टा H T डेल्टा S को इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस T डेल्टा S, और इस वर्क डन को मैं इज इक्वल टू के उधर ले गया, मैं इसको रब कर दूं, ये तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको, एक बार देख लो। इसको हटा देते हैं फिर ताकि हमको जगह मिल जाए। लिख लिया? चलो वेरी गुड। वैसे तो फॉर्मूला है, याद हो गया होगा। ये हो जाएगा माइनस W नॉन एक्सपेंशन डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी सिखाया था दैट डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यही तो आपके गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन। अब इस वैल्यू से क्या पता चला? इस वैल्यू से पता चला कि गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन वर्क या नॉन मैकेनिकल वर्क। यानी ये वो वर्क है जो चोरी चोरी चुपके चुपके आएगा और एक्चुअल काम करेगा। एक्चुअल काम आप चाहते क्या हो? आप पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों कर रहे हो? ताकि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की गैस मिले। तो जो आप ऑथेंटिक वर्क करना चाह रहे हो, जो यूजफुल वर्क है, वो तो ये है। सो देयरफॉर डेल्टा G इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव W यूजफुल। यानी मैं इसको नॉन एक्सपेंशन वर्क को यूजफुल वर्क भी लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया कि ये वर्क एक्सपेंशन वाला जो यूजफुल नहीं है, गैस एक्सपैंड करके जो वर्क कर रही है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई मेरा लेना देना तो यह है कि मैं वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ पाऊं, और ये काम ये वाला वर्क कर रहा है जो कि नॉन मैकेनिकल है, केमिकल लेवल पे काम कर रहा है, और इसकी वजह से कोई उठा पटक नहीं हो रही। ये बिल्कुल लाइन पे चलने वाला वर्क है, और वो बिल्कुल उसके बराबर आ रहा है आपका डेल्टा G। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रही है चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? तो एक बार जरा फटाफट से ये एक्सप्रेशन अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेल्टा G की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है। तो नेगेटिव डेल्टा G होने का क्या मतलब है ये अपन देखते हैं, बट पहले इसको जरा नोट कर लो। हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतने में? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी तो क्या होगा, और पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो गिब्स फ्री एनर्जी के पॉजिटिव नेगेटिव नेचर को अफेक्ट करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा दैट गिब्स फ्री इज ऑलवेज गिब्स एनर्जी, अ चेंज इन गिब्स एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू W। नॉन एक्सपेंशन या मैं कहूं यूजफुल वर्क, यानी वो वर्क जो सच में काम कर रहा है। और इसके ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? वर्क डन किया जा रहा है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी? केस नंबर 1 हमको बताएगा। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट से बना आपका प्रोडक्ट, ऐसे केस में वर्क डन बाय द सिस्टम इज व्हाट, यानी यहां पर आपका वर्क डन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो बेटा इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा इसकी एनर्जी लेस होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी मोर होगी। तो जब आप यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी डेल्टा जी यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, आप बस एक बात ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। कारण मैं आपको समझाता हूं, देखो इसका कारण मैं आपको समझाता हूं। देखो जब रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी, रिएक्टेंट की जब गिब्स एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी कम है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हायर एनर्जी से लोअर गिब्स एनर्जी की तरफ जा रहा है। मतलब रिएक्टेंट वर्क कर रहा है, रिएक्टेंट वर्क कर रहा है लगातार किस चीज के लिए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अच्छा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने का मतलब है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है। मतलब जिसकी गिब्स एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ प्रोसीड कर रही है। और यही यूनिवर्स का रूल है, यही यूनिवर्स का रूल है। यूनिवर्स को इससे मतलब नहीं होता कि आप हायर एंथैल्पी से लोअर की तरफ जा रहे हो या लोअर से हायर जा रहे हो, हायर एंट्रोपी से लोअर एंट्रोपी, उसको कोई मतलब नहीं हो। उसका बस एक ही मतलब है कि आप लोअर स्टेबिलिटी से हायर स्टेबिलिटी की तरफ जाओ। और हमने यहां पर देख लिया कि गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है? यूजफुल वर्क डन, यानी आपका रिएक्टेंट इतना वर्क कर रहा है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और इस बीच रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी यहां पर आपको क्या मिल गई? नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके अपोजिट अगर आप यहां पर केस 2 उठाओ, इसके अपोजिट अगर आप यहां पर केस 2 उठाओ, जिसमें क्या हो रहा है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और प्यारे बच्चों, आपने हमेशा देखा है कि जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो उसका पॉजिटिव साइन आता है। तो यहां पर तुम्हारा डेल्टा जी इस वाले केस में पॉजिटिव हो जाएगा, इस वाले केस में आपका डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? रिएक्टेंट के पास लेस एनर्जी थी, इसको मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा, और ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में जिसके पास में मोर एनर्जी है। मतलब आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए बाहर से एनर्जी लेनी पड़ी, बाहर से आपको एक इनफैक्ट वर्क करवाना पड़ा। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसके पास में लेस एनर्जी थी,
मतलब वो ऑलरेडी स्टेबल था, आपने इसको उंगली करी और इसको उंगली करने के बाद आपने इसकी स्टेबिलिटी कम कर दी। मतलब आपने बाहर से वर्क करवाया और इसको फोर्स करा कि तू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो ऐसे केस में क्योंकि आपके प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, आपको ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। और बाहर से वर्क आपने इसके ऊपर जबरदस्ती करवाया है, दैट मीन्स ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। भाई और बहनों मेरी बात समझना, बाहर से वर्क करवाया है मतलब आपने यहां पर एक एक्सटर्नल एजेंसी का इस्तेमाल कर लिया, और अगर किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से प्रोसेस हुई है तो वो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगी ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप हो जाए, और अपने आप कब होगा, जब वर्क सिस्टम के द्वारा होगा, ना कि सिस्टम के ऊपर किया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये दो केसेस इस बात को बिल्कुल क्लियरली बताते हैं कि अब आपको एंट्रोपी या इंथैल्पी की तरफ नहीं भागना है, आपको गिब्स एनर्जी को देखना है। अगर आपकी गिब्स एनर्जी नेगेटिव मिल रही है, मतलब आंख बंद करके बोल दो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल बिना डरे आपको बोलना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और गिब्स एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या सिखाया मैंने यह मतलब सिखाया कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा थी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम थी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ जिसकी एनर्जी कम है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा है। जब आपने डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करा, तो छोटी एनर्जी होने की वजह से और रिएक्टेंट की एनर्जी बड़ी होने की वजह से इन दोनों का सम नेगेटिव आया, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों हो गई, क्योंकि वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया। जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है मतलब वो आत्मनिर्भर है, वो अपना काम खुद कर लेगा, उसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है। और हमने स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या सीखा था, जो अपने आप हो जाए। तो चीज अपने आप कब होगी, जब वो खुद उस वर्क को कर ले, मतलब उस सिस्टम के पास यूजफुल वर्क करने की ताकत है, उस सिस्टम के पास यूजफुल वर्क करने की शक्ति है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए, यानी किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, तो ऐसा केस तभी देखने को मिलता है जब रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम हो, मतलब वो स्टेबल हो और वो प्रोडक्ट में अपने आप जाना नहीं चाहता है, आप उसको ले जा रहे हो, उसके ऊपर फोर्स लगाकर, उसके ऊपर वर्क लगाकर आप उसको ले जा रहे हो। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मतलब वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब अब आपको बस एक बात ध्यान रखना, दैट डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, डेल्टा जी नेगेटिव हुआ मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और अगर पॉजिटिव हुआ तो ऑन द सिस्टम, नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन मारा देशवासियों स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रही बात? चलो छापो 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 बेटा, मूंगफली मूंगफली में दाना नहीं, मैं तेरा मामा नहीं। जल्दी से नोट करो, ठीक है। तो गाइस हम लोगों को बस अब यह पता चल गया कि गिव्स फ्री एनर्जी मतलब वो वर्क जो यूजफुल हो, मतलब आपके बॉडी में कितनी एनर्जी है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी एनर्जी का आप इस्तेमाल कर रहे हो इस यूजफुल वर्क को करने के लिए, वो होती है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। और एक्सप्रेशन से वैल्यू नेगेटिव आई मतलब हमें हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी को नेगेटिव रखना होगा, हमें गिब्स एनर्जी को हमेशा नेगेटिव रखना होगा, तभी हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब गाइस इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब गाइस हम लोग यहां पर वो कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें आपका डेल्टा जी कब स्पॉन्टेनियस होगा और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो गाइस केस नंबर 1, यहां पर अगर मेरे पास में डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक,
और डेल्टा एस मेरे पास में पॉजिटिव है, मतलब कि एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब रिएक्शन फेवरेबल है। हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ये बात हम लोग सब जानते हैं। जब जब डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ है, रिएक्शन क्या हुई है, स्पॉन्टेनियस को इसने फेवर किया है, हुई नहीं है, फेवर किया है। और दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा। और एक हमने क्या पढ़ा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो उसने हमेशा तो नहीं, लेकिन उसने कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट किया है। तो हम ये दो चीजों को ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आप जरा यहां पर वैल्यूज रख के देखो। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा जी, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच क्या हो गया आपका, नेगेटिव, माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस। या चलो एक काम करते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं माइनस, चलो एक वैल्यू लेकर सॉल्व करें क्या इसको, क्योंकि ऐसे साइन लिखने में मेरे को मजा नहीं आ रहा। मैं आपको एक वैल्यू लिख कर चलता हूं। चलो डेल्टा एच यहां पर हो गई, मान लो मेरे पास में -40, -40 माइनस टेम्परेचर मैंने माना टेम्परेचर 300 केल्विन्स, मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी पॉजिटिव। तो चलो मैंने एंट्रोपी मानी 0. या चलो मैंने एंट्रोपी मानी छोटी सी 2। तो जब मैंने उसको पूरा सॉल्व करा तो -40 माइनस 600 इज इक्वल टू -640 जूल पर मोल। तो ये मेरे डेल्टा जी की वैल्यू हो गई। मतलब आप यहां पर देखो, आपको डेल्टा जी कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। देयरफॉर ये प्रोसेस कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। यानी पहला केस आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मिला। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें अपन यहां पर बनाते जाएंगे। केस नंबर 2, अब यहां पर मैं डेल्टा एच तो नेगेटिव ले रहा हूं, यानी रिएक्शन में यहां पर एक्सोथर्मिक ही ले रहा हूं, लेकिन यहां पर एंट्रोपी फेवरेबल नहीं है। यहां पर एंट्रोपी कैसी हो गई, इट इज नॉन फेवरेबल। एंट्रोपी घट गई, और एंट्रोपी घट गई मतलब रेंडमनेस घट गई। तो चलो एक वैल्यू सॉल्व करके चलते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू -40 माइनस मैंने टेम्परेचर 300 माना, मैंने टेम्परेचर क्या माना 300, मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी मैंने यहां पर मान ली -2। तो क्या होगा, -40 माइनस 600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो -40 + 600, तो वैल्यू क्या आ गई, +540। यानी यहां पर आपका डेल्टा जी क्या बन गया, +540 जूल पर मोल। मतलब गड़बड़ हो गई यहां पर, ये रिएक्शन क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन प्यारे बच्चों, ये इसका एक केस है, ये इसका एक केस है। मैं इसमें एक केस और लगा सकता हूं। मैं इसको मानता हूं एट हाई टेम्परेचर। देखो 300 केल्विन को मैंने क्या माना, मैंने 300 केल्विन को क्या माना, हाई टेम्परेचर माना। मैंने 300 केल्विन को हाई टेम्परेचर माना। अब एक इमेजिन करो, अब यहां पर मैं एक लो टेम्परेचर वाला केस लेके चलता हूं। ये मिटा देते हैं, ये तो हमको आ गया। तो अब मैं एक लो टेम्परेचर वाला केस मान के चलता हूं कि मेरे पास में डेल्टा जी में, चलो अब मैंने मान लिया मेरे पास में इंथैल्पी 80 है, माइनस मेरा टेम्परेचर मैंने बहुत कम कर लिया। मान लो मैंने टेम्परेचर कर लिया कितना कर लिया, चलो मैंने टेम्परेचर कर लिया 100 केल्विन्स, मल्टीप्लाई बाय मैंने एंट्रोपी मान ली -0.5। एंट्रोपी क्या मान ली मैंने, -0.5। सो डेल्टा जी की क्या वैल्यू हो गई, -80, 0.5 इंटू 100 हो जाएगा 50, और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा +50।
तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपको डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस, क्या मिल रही है, माइनस। देयरफॉर ये रिएक्शन कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। मतलब यहां पर अगर हम कोई और चीज को ना फोकस करें, सिर्फ फोकस करें लो टेम्परेचर पर, तो लो टेम्परेचर पर अगर आपकी स्पॉन्टेनिटी फेवरेबल ना भी हो तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। बस यहां पर एक बात ध्यान रखना है, लो टेम्परेचर, बस आप एक बात ध्यान रखना, दैट रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है वो थोड़ी ज्यादा एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, और जो इसकी एंट्रोपी है वो थोड़ी सी लेस चेंज होनी चाहिए, यानी थोड़ी लेस नेगेटिव होनी चाहिए, तब जाकर ये फैक्टर काम कर जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एंट्रोपी जो है वो नॉन फेवरेबल है तो रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यहां पर एक फैक्टर फेवरेबल है, एक नॉन फेवरेबल है। तो एक कंडीशन, जब टेम्परेचर हाई होगा तब तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो ये 100% सिचुएशन बनेगी कि रिएक्शन क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। आप जब आगे देखोगे तो आप इस एग्जाम्पल को हमेशा बस अपने मन में रखना, ये चीज हमेशा एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। ये सारे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सामने दिखेगी ना तो आपको कॉन्सेप्ट इजीली दिमाग में बैठ जाएगा। एंट्रोपी थोड़ी कम चेंज हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थोड़ी ज्यादा हो, और टेम्परेचर उस समय कम हो। हम लोग जानते हैं जब टेम्परेचर कम होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे भी फेवरेबल हो जाती है। जब टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, तो वो ऑटोमेटिकली चीज बैलेंस्ड हो जाती है। यानी ये अगर आप ना भी मेंशन करो तो भी ये लो टेम्परेचर में अपने आप आ जाएगा। जरा इसको नोट करो फटाफट से, कर लिया नोट। चलो अब अपन एक काम करते हैं, केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब केस नंबर 3 में मैं यहां पर इंथैल्पी को पॉजिटिव कर देता हूं, यानी अब ये रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक, मतलब भाई साहब नॉन फेवरेबल, तो ये हो गया पॉजिटिव। -300 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी -600, ये हो गया प्लस, तो आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी -560 जूल्स पर मोल, यानी रिएक्शन अभी भी क्या है, रिएक्शन अभी भी स्पॉन्टेनियस है। मतलब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर रिएक्शन में एंट्रोपी पॉजिटिव है और टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, तब तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी है, ये चीज बड़े आराम से, बड़े इजी तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर लो कर दिया तो क्या हो गया, क्या इस केस में कोई बदलाव आएगा। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। डेल्टा जी यहां पर मैंने चलो माना ये रिएक्शन +80 हो गई, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, माइनस टेम्परेचर यहां पर मैंने मान लिया वापस से वही 100, और एंट्रोपी चेंज मैंने मान ली कितनी, चलो 0.5, और पॉजिटिव मानी, तो +80 -50, तो वैल्यू क्या हो गई, +30 जूल पर मोल। यानी यहां पर फिर वही एक केस आ गया, अगर टेम्परेचर लो है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर लो हो गया तो टी डेल्टा एस का सम भी छोटा हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर लो हो गया तो टी डेल्टा एस का सम छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा एच में से छोटा टी डेल्टा एस आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो ये हो गया आपका केस नंबर 3। मतलब आप समझ रहे हो, आपको एक डायरेक्ट आप देखकर नहीं पता लगा सकते कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंट्रोपी दे रखी है फेवरेबल, यानी एंट्रोपी पॉजिटिव,
और ये नेगेटिव, सॉरी ये भी पॉजिटिव, तो हो सकता है रिएक्शन हो जाए या हो सकता है रिएक्शन ना हो। तो उसके लिए आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना होगा, ये फॉर्मूला आपको हमेशा लगाकर देखना होगा। ठीक है, यहां पर मैंने टेम्परेचर लो तो बोल दिया, लेकिन बच्चों के मन में आएगा ना सर कितना लो, यहां तो आप 100 केल्विन ले रहे हो, 100 केल्विन तो प्रैक्टिकली बहुत छोटा हो गया, समझ रहे हो। तो यहां पर लो टेम्परेचर से मतलब मेरा बस ये है, मैं यहां पर आप लोगों को लिख देता हूं व्हाट आई मीन बाय लो टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर का मेरा मतलब सिर्फ ये होता है, लो टेम्परेचर मींस कि आपके डेल्टा एच के मुकाबले आपके टी डेल्टा एस की वैल्यू छोटी हो जाए, बस यहां पर मेरे इसका बस यही मतलब है कि आपके डेल्टा एच के मुकाबले आपके टी डेल्टा एस की वैल्यू छोटी हो जाए तो आपको सम पॉजिटिव आएगा। तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, हाई टेम्परेचर पर ये स्पॉन्टेनियस है। हाई टेम्परेचर का मतलब आप खुद देख सकते हो, टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से बड़ी है। ठीक है, केस समझ में आ रहा है, केस समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यह आखिरी केस है भाई, दो ही चीजों पर तो चीज डिपेंड कर रही है। अब मैंने एक काम कर दिया, एंट्रोपी कर दी नेगेटिव, यानी अब ये केस क्या हो गया, नॉन फेवरेबल। अब क्या होगा, चलो डेल्टा जी इज इक्वल टू, मैं डेल्टा एच की वैल्यू प्लस 80 रखता हूं, प्लस नहीं सॉरी माइनस टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.5, ये रख देते हैं वैल्यू। चलो तो ये हो जाएगा प्लस 80 माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस 150, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 150, तो वैल्यू क्या हो गई प्लस 230 जूल पर मोल, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कैसी, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी हो गई, क्लियरली विजिबल है, इट बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस, इट बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, टेम्परेचर कम भी कर दोगे, टेम्परेचर अगर आपने 100 कर दिया तो भी वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगी, अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव ही होना है, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो गाइज ये 4 केस हैं, इन 4 केसेस में आपको बस ये प्रेडिक्ट करते आना चाहिए कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। तो गाइज आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखे, हम लोगों ने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखे कि कब कौन सी चीज स्पॉन्टेनियस होती है, कब कौन सी चीज नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और मैंने जो बताया ये सिर्फ आपको एक केसेस बताए, इसमें हो सकता है और भी कुछ केसेस आ रहे हो, वो केसेस हमको प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वो चीज और आपके सामने आएगी। मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाना चाह रहा हूं कि भाई साहब ये चीज ऐसे काम कर सकती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जब रिएक्शन एंडोथर्मिक करी और प्रोसेस नॉन फेवरेबल करी, प्लस माइनस हो गया, तो रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहने वाली है। ठीक है गाइस, तो प्यारे बच्चों आज हमने गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी। अब बस मैं एक वीडियो और लूंगा जिसमें मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो आपको अगले चैप्टर इक्विलिब्रियम में भी काम में आएगा, दैट इज रिएक्शन इक्विलिब्रियम एंड गिब्स एनर्जी। तो थोड़ा सा पॉइंट और बचा है, बस एक वीडियो में आपका काम खत्म हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स ओवर हो जाएगा। मतलब आप मान के चलिए मैं बाय टुमारो डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूं ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर नंबर 6 ओवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 अगेन एक बड़ा चैप्टर है, उसमें काफी टाइम लगना है, बट हम उस चैप्टर को भी जल्दी से जल्दी इस मंथ में कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस आराम से इसको नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड और सायो सायो नारा, बाय बाय।